प्रिय विद्यार्थियों, इटली के एकीकरण के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कार्बोनरी संस्थाओं द्वारा राष्ट्रवाद की लहर इटली में फैलाई गई और उसके बाद मैजिनी ने यंग इटली दल का निर्माण किया और उसके बाद उसने सशस्त्र प्रयास भी किया कि किसी प्रकार इटली पर गणतंत्र की स्थापना हो सके, लेकिन अपने प्रयास में मैजिनी असफल रहा। आज हम इटली के एकीकरण में जो दूसरे महत्वपूर्ण नायक हैं, जैसे कैवूर और गैरिबाल्डी, उनका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने इटली के एकीकरण को पूर्ण किया। बात करते हैं हम इटली के एकीकरण के 1851 से 1871 तक के काल की। यही वो काल है जिसमें इटली का एकीकरण संभव हो सका। इसे पूर्ण करने वाले जो दो नायक थे, उनमें सबसे पहले आए कैवूर। कैवूर जिनका नाम था काउंट कैमिला डी कैवूर। इन्होंने सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी और सेना में भी रहे, लेकिन अपने उदारवादी दृष्टिकोण के कारण इन्हें सेना छोड़नी पड़ी। इसके बाद चूंकि ये जमींदार थे, इसलिए अपनी जमींदारी का कार्य संभालते रहे और इसी अवधि में इन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस दोनों जगह की यात्राएं भी की और उनके बारे में समझा भी। ये राष्ट्रवादी थे, इटली को एक करना चाहते थे और इन्होंने इल रिसर्जिमेंटो नामक समाचार पत्र का 1847 में प्रकाशन भी आरंभ किया। 1848 में इन्हें पिडमोंट सार्डिनिया की संसद का सदस्य चुना गया। 1850 में इनकी योग्यता देखते हुए पहले इन्हें उद्योग मंत्री और 1852 में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। कैवूर का मानना था कि इटली का एकीकरण राजा के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। यानी मैजिनी जैसे मानते थे कि गणतंत्र होना चाहिए इटली में, वहीं हम देखते हैं कि कैवूर जो हैं वो राजतंत्र के पक्षधर थे और इनका ये मानना था कि इटली में यदि कोई इस एकीकरण का नेतृत्व करने के योग्य राजा है तो वो पिडमोंट सार्डिनिया का राजा ही है। इसलिए पिडमोंट सार्डिनिया को इटली के अन्य राज्यों के समक्ष एक आदर्श राज्य बनाना होगा, ताकि इटली के जो अन्य राज्य हैं वो सब पिडमोंट सार्डिनिया के राजा के नेतृत्व में मिलने को तैयार हो जाए। साथ ही साथ कैवूर का एक और मानना था, वो ये कहते थे कि इटली के एकीकरण की जो समस्या है वो केवल मात्र यदि हम इटली निवासी ही उसको समाधान करने में लग जाएंगे तो हम सफल नहीं होंगे। हमें क्या करना है, इटली के एकीकरण की समस्या को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाना होगा और यूरोप के अन्य देशों की जो सहानुभूति है वो भी प्राप्त करनी होगी। यहाँ हम फिर देखते हैं कि मैजिनी के साथ जो है उनका यहाँ पर विचार अंतर है। मैजिनी क्या कहते थे, इटली फॉर इटालियंस, इटली मात्र इटली निवासियों के लिए है, विदेशियों को इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कैवूर जो है वो अपनी समस्या को अंतरराष्ट्रीय बनाना चाहते थे। पिडमोंट सार्डिनिया को आदर्श बनाने के लिए उन्होंने जो नीतियां अपनाई, उसमें सबसे पहली नीति थी पिडमोंट की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। इसके लिए उन्होंने कृषि के क्षेत्र में सुधार किए, वैज्ञानिक कृषि जो है उसको अपनाया। उद्योग जो है उसमें हम देखते हैं मशीनरीज का प्रयोग करना आरंभ किया। यातायात के लिए जो सड़क मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं, उन सबको उन्होंने सही किया। आयात निर्यात पर भी विशेष ध्यान दिया। साथ ही इंग्लैंड, बेल्जियम और फ्रांस के साथ व्यापारिक संधियां भी की ताकि अर्थव्यवस्था अच्छी बन जाए। इसके अतिरिक्त जो भूमि चर्च के अधिकार में थी, उन पर कर लगा दिया गया और चर्च के विशेषाधिकारों को सीमित कर दिया गया। सेना को आधुनिक हथियारों से सज्जित किया गया।
दुर्गों का निर्माण किया गया, जलपोतों के निर्माण पर ध्यान दिया और इस प्रकार से पिडमोंट सार्डिनिया की सेना को हर प्रकार से उन्होंने सुसज्जित कर लिया। इसके बाद अब आरंभ हुई अंतरराष्ट्रीय मंच की खोज। आप जानते हैं कि ये वो काल है जब राष्ट्र संघ का जन्म भी नहीं हुआ था, यानी इस समय विश्व में ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय मंच नहीं था जहां जाकर कैवूर जो है अपनी इटली की समस्या को प्रेजेंट कर पाते। तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए एक मंच की खोज थी और वो उन्हें मिला क्रीमिया युद्ध के द्वारा। क्रीमिया युद्ध क्या है, इसे समझ लें। क्रीमिया युद्ध रूस और तुर्की के बीच में हुआ युद्ध था, जिसमें एक तरफ रूस था और एक तरफ तुर्की था। तुर्की तो चूंकि कमजोर देश था, इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस तुर्की की मदद कर रहे थे ताकि रूस ज्यादा शक्तिशाली न बन सके, क्योंकि यदि रूस जीत जाता तुर्की से तो तुर्की को मिला लेता और रूस बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। तो शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस तुर्की की मदद कर रहे थे। जब यह युद्ध आरंभ हुआ तो कैवूर ने बिना मांगे, उनसे कोई सहायता की मांग नहीं की गई थी, लेकिन कैवूर ने बिना मांगे इंग्लैंड और फ्रांस और तुर्की के पक्ष में अपने 17,000 सैनिक रवाना कर दिए। क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुई, इंग्लैंड फ्रांस तुर्की का पक्ष विजयी हुआ। और इस युद्ध से कैवूर को क्या लाभ हुआ? पहली चीज तो ये कि इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति कैवूर यानी इटली को मिल गई, क्योंकि इटली ने मदद की थी, इसलिए उनके प्रति थोड़ा सॉफ्ट रवैया हो गया इंग्लैंड का और फ्रांस का। और दूसरा जो महत्वपूर्ण लाभ हुआ क्रीमिया युद्ध से, वो था नेपोलियन तृतीय के साथ प्लेम्बियस का समझौता होना। दरअसल जब शांति समझौता चल रहा था, पेरिस के अंदर हुआ था ये, तो उस समय कैवूर ने, जहां पे 4 देश बैठे थे, तुर्की थे, फ्रांस था, इंग्लैंड था, वहीं पे कैवूर ने अपनी इटली की जो समस्या है और ऑस्ट्रिया किस प्रकार उन्हें तंग करता है, उनके मामलों में हस्तक्षेप करता है, इस बात को वहां पर प्रेजेंट किया, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस उससे सहमत हो गए और मानने लगे कि हाँ, इटली जो है वो बहुत ही परेशान है। और इसका नतीजा हुआ कि 1858 में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने कैवूर के साथ प्लम्बियस का समझौता किया। क्या था ये प्लम्बियस का समझौता? इसमें नेपोलियन तृतीय ने ये वायदा किया कि यदि ऑस्ट्रिया आक्रमण करता है और सार्डिनिया यानी सार्डिनिया पिडमोंट, जो कैवूर का जो देश था, अगर सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध आरंभ होता है तो फ्रांस सार्डिनिया को 2 लाख सैनिक देगा, लेकिन शर्त ये थी आक्रमण ऑस्ट्रिया आरंभ करे। दूसरी इसकी शर्त थी कि जब ऑस्ट्रिया को इटली के क्षेत्रों से बाहर कर दिया जाएगा तो जो लोम्बार्डी और वेनेशिया हैं वो सार्डिनिया को मिलेंगे और बदले में फ्रांस को क्या दिया जाएगा? सेवॉय और नीस का क्षेत्र दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नेपल्स और सिसिली, जो नीचे हमने देखे थे 2 सिसिलीज, नेपल्स और सिसिली जो है उनको पोप के अधीन एक संघ बनाया जाएगा, उसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया जाएगा। इस समझौते को मजबूत करने के लिए, इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए, जो विक्टर एमेनुअल थे, पिडमोंट सार्डिनिया के राजा, उनकी पुत्री का विवाह नेपोलियन तृतीय के भाई जेरोम बोनापार्ट के साथ कर दिया गया। अब आवश्यकता थी ऑस्ट्रिया से अपने ऊपर आक्रमण करवाने की, क्योंकि प्लेम्बियस का समझौता क्या था कि यदि ऑस्ट्रिया आक्रमण करेगा तो फ्रांस पिडमोंट सार्डिनिया की मदद करेगा। अब कैवूर ने ऑस्ट्रिया को उकसाने वाली कार्रवाइयां आरंभ कर दी। ऑस्ट्रिया ने चेतावनी दी और ये कहा कि भाई जल्दी ही ये जो कार्रवाइयां ये बंद कर दी जाए, अन्यथा हम आक्रमण कर देंगे। तो कैवूर तो चाहता ही ये था कि ऑस्ट्रिया आक्रमण करे, तो ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी।
फ्रांस के द्वारा अपने वायदे के मुताबिक मदद भेजी गई और सोल्फेरोनो के निर्णायक युद्ध में ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित कर दिया गया और सार्डिनिया पर लोम्बार्डी पर अधिकार हो गया। सार्डिनिया जो है उसने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। लेकिन अचानक ही नेपोलियन तृतीय ने बीच में ही युद्ध बंद कर दिया और ऑस्ट्रिया का जो सम्राट था जोसेफ, उसके साथ विला फ्रैंका की संधि कर ली और उसमें ये कहा कि लोम्बार्डी जो है वो सार्डिनिया को दे दिया जाएगा, लेकिन जो वेनेशिया इटली का एक पोर्शन है वो ऑस्ट्रिया के पास ही रहेगा। जब उसने ये समझौता किया तो कैवूर जो है वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने विक्टर इमानुएल को कहा कि नेपोलियन तृतीय ने तो अपना वायदा तोड़ दिया है, तो हमें नेपोलियन तृतीय पे आक्रमण कर देना चाहिए। लेकिन विक्टर इमानुएल ने समझदारी दिखाते हुए ज्यूरिख की संधि की और ज्यूरिख की संधि में जो विला फ्रैंका की संधि नेपोलियन और ऑस्ट्रियन सम्राट ने की थी उसको मान्यता दे दी। यानी मान लिया कि ठीक है, जो हुआ है विला फ्रैंका की संधि में हम उसे मान लेते हैं। तो कैवूर बड़े आहत हुए और दुखी होकर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। सार्डिनिया की ये जो विजय हुई थी, इसके कारण इटली में और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी और जो परमा, मोडेना, टस्कनी, जो विभिन्न राजाओं के क्षेत्र थे, वहां की जो जनता है उसने अपने राजाओं को अपदस्थ कर दिया। ऐसे में 1860 में कैवूर ने पुनः प्रधानमंत्री पद को ग्रहण कर लिया। 1860 में ये बात उठने लगी कि परमा, मोडेना, टस्कनी की जो जनता है वो अपने राजाओं को नहीं चाहती है, विद्रोह कर रही है। तो ऑस्ट्रिया जब उसे दबाने के लिए आया उन विद्रोहों को, तो ब्रिटेन ने उसे मना किया कि इटली के आंतरिक मामलों में न पड़े। ब्रिटेन ने क्यों मना किया? क्योंकि आपको ध्यान है कैवूर ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर ब्रिटेन के सामने इटली की समस्या को प्रेजेंट किया था और उसी का नतीजा था कि ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया को इटली के आंतरिक मामलों में न पड़ने का कहा, दबाव डाला उसके ऊपर। साथ ही साथ जो फ्रांस है उसने भी ऑस्ट्रिया का इस समय साथ नहीं दिया, क्योंकि विक्टर इमानुएल अपने वायदे के मुताबिक नीस और सेवाय का क्षेत्र फ्रांस को दे चुका था। अब परमा, मोडेना, टस्कनी आदि जितने भी विभिन्न राज्य थे इटली के, उनमें जनमत संग्रह करवाया गया और बहुत बड़े बहुमत से जनता ने सार्डिनिया में मिलने पर अपनी सहमति दी। कौन कौन से राज्य थे वो? परमा है, मोडेना है, टस्कनी, बोलेग्ना, पिएकेंजा आदि सार्डिनिया से मिल गए। इसमें परमा, मोडेना, टस्कनी, इस पे तो विभिन्न राजाओं का शासन था, लेकिन जो बोलेग्ना है, पिएकेंजा है, ये पैपल स्टेट्स यानी पोप के अधीन आने वाले राज्य थे, जो अब पिडमोंट सार्डिनिया में जाकर मिल गए। इसके बाद एक अलग जो नेता हैं, नए नेता हैं, नए नायक हैं, गैरिबॉल्डी, उनका नाम सामने आता है। गैरिबॉल्डी ने मैजिनी के साथ जब रोम पर आक्रमण किया था मैजिनी ने, तो गैरिबॉल्डी के जो लाल कुर्ती दल के युवा सैनिक थे उन्होंने मैजिनी का साथ दिया था। लेकिन जब रोम पर अधिकार करे रखने में मैजिनी असफल हुआ तो गैरिबॉल्डी भी वापस वहां से लौट गए थे और वहां से दक्षिण अमेरिका चले गए, जहां पर इन्होंने गोरिल्ला युद्ध सीखा। 1854 में पुनः इटली आए और जब पिडमोंट और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय इन्होंने भी पिडमोंट की तरफ से युद्ध में भाग लिया। इसके बाद जो गैरिबॉल्डी हैं, उन्होंने नेपल्स और सिसिली उनको विजय करने का स्वप्न देखा और मई 1860 में अपनी सेना के बलबूते पर, यानी लाल कुर्ती दल के बलबूते पर, पहले इन्होंने सिसिली को स्वतंत्र किया और उसके बाद अगस्त में नेपल्स पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद गैरिबॉल्डी का जो सोचना था वो ये था कि अब वो रोम की ओर प्रयाण करेंगे और रोम को विजयी करेंगे, जो कि पहले नहीं हो पाया था। लेकिन कैवूर को यह डर था कि यदि गैरिबॉल्डी ने रोम पर आक्रमण किया
तो वो फ्रांसीसी सेना जो अभी तक रोम में थी, वो फ्रांसीसी सेना इटली का एकीकरण का विरोध करेगी, और ऐसे में कहीं ऐसा नहीं हो कि जो कुछ अभी तक जीता है वो भी हमारे हाथ से निकल जाए। तो ऐसे में गैरिबाल्डी को कैवूर ने रोका रोम पर अधिकार करने से। तो गैरिबाल्डी ने बात मान ली कैवूर की, और नेपल्स और सिसिली जो गैरिबाल्डी ने जीता था, वो उसने पिडमोंट के राजा को प्रदान कर दिया और खुद कैप्रेरा के द्वीप में चला गया। अब इटली के एकीकरण के लिए दो ही क्षेत्र बचे थे। एक तो ये देखिए जो मैप आपको दिख रहा है, इसमें जो नीले रंग का क्षेत्र है वो तो है वेनेशिया, जो अभी तक ऑस्ट्रिया के पास था। और जो लाल रंग का क्षेत्र है ये था रोम, जो पोप के अधीन था, और यहाँ पर फ्रांस की सेना अभी तक बनी हुई थी। 1861 में कैवूर की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो इटली के एकीकरण में अगला पड़ाव आता है वो है 1866, क्योंकि अब वेनेशिया और रोम ये दोनों इटली में मिलने थे। और ये दोनों कैसे मिले? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जो प्रयास कर रहा था, बिस्मार्क के प्रयासों के कारण इटली का एकीकरण भी पूर्ण हो पाया। जर्मनी के एकीकरण के तहत बिस्मार्क ने 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया और इटली को यह कहा कि वो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल ले। जब आप मानचित्र देखेंगे अभी हम पीछे, तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया जो है उसके एक तरफ जर्मनी है और दूसरी तरफ इटली है। तो बिस्मार्क को यह था कि यदि ऑस्ट्रिया के ऊपर वो आक्रमण कर रहा है उसी समय इटली भी ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करे तो ऑस्ट्रिया की जो सैनिक शक्ति है वो बट जाएगी। और यही हुआ। युद्ध में बिस्मार्क की विजय हुई और जैसा कि बिस्मार्क ने वचन दिया था, वेनेशिया इटली में सम्मिलित हो गया। अब मात्र रोम ही बचा था और वो भी 1870 में सेडान का जब युद्ध हुआ उस समय रोम भी इटली के द्वारा एकीकृत कर लिया गया। जर्मनी का एकीकरण चल रहा था और उसकी अंतिम लड़ाई थी फ्रांस और प्रशा का युद्ध। जब फ्रांस और प्रशा का युद्ध होने लगा उस समय नेपोलियन तृतीय द्वारा रोम में उसकी जो सैनिक टुकड़ी रखी हुई थी उसे बुला लिया गया और रोम फ्रांस की सेनाओं से खाली हो गया। इसी समय इटली में विक्टर एमानुएल ने रोम पर अधिकार कर लिया और 1871 में रोम को इटली की राजधानी बना दिया गया। लेकिन समस्या ये थी कि अब पोप के लिए क्या किया जाए, क्योंकि पोप भी ईसाई धर्म का प्रमुख है, उसे भी इस तरीके से नीचे का जो स्तर है वो नहीं दिया जा सकता था। तो पोप के लिए वेटिकन सिटी का जो प्रदेश है वो दिया गया, जिसे आज भी देश के अंदर देश कहा जाता है। यानी इटली में वेटिकन सिटी अपने आप में पूरे एक देश की तरह ही वहां पे पोप जो है वो वहां पे रहते हैं। ये जो सारे नायकों के द्वारा इटली का एकीकरण किया गया, इसे मैरियट जो एक इतिहासकार है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैजिनी ने इटली की आत्मा, गैरिबाल्डी ने तलवार, कैवूर ने मस्तिष्क तथा विक्टर इमैनुअल ने शरीर बनकर इटली के एकीकरण के यज्ञ को पूर्ण किया। ये देखिए इस मैप में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार 1858 से लेकर 1870 के बीच में इटली का एकीकरण संभव हो सका। सबसे पहले जो बैंगनी रंग में आपको दिख रहे हैं ये है सार्डिनिया पिडमोंट का राज्य। ऊपर सेवॉय वंश है, सेवॉय है, नीचे नीस है जो बाद में फ्रांस को दे दिए गए थे हिस्से, और पिडमोंट और सार्डिनिया 1858 में ये इन सार्डिनिया और पिडमोंट का किंगडम था। उसके बाद जो पीले रंग का दिख रहा है ये सारा इटली का वो भाग है जो 1859-60 में सार्डिनिया से जाकर जुड़ गया। इनमें से जो ऊपर लोम्बार्डी है वो तो युद्ध के द्वारा जोड़ा गया, और परमा,
मॉडर्ना, टस्कनी, ऊपर पेपल स्टेट्स यानी बोलेग्ना, प्याकेंजे, और नीचे ये सारी जो स्टेट्स हैं ये जनमत संग्रह से जुड़ी, और नीचे नेपल्स और सिसिली ये गैरिबाल्डी के द्वारा युद्ध किया गया और फिर पिडमोंट सार्डिनिया के राजा को प्रदान कर दिया गया। इसके बाद आता है 1866 में जुड़ा हुआ वेनेशिया। ऊपर देखिए लोम्बार्डी के पास वेनेशिया है जो ऊपर ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ जुड़ा हुआ है। इस वेनेशिया को जब बिस्मार्क के द्वारा ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण किया गया तो वेनेशिया इटली में आ मिला। और लास्ट में जो रोम है जो गुलाबी रंग में दिख रहा है, 1870 में ये जो रोम है ये भी इटली में जोड़ दिया गया और 1871 में इटली एक देश के रूप में यूनाइटेड हो गया।